वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि जो बिहार पुलिस फायरमैन का नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के अनुसार ही मैं आपको सिलेबस कवर कराऊंगा और उस सिलेबस के अनुसार ही सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए सिलेबस के अनुसार से दो विषय का मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। एक आपका हिंदी हो गया और दूसरा फिजिक्स हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे फिजिक्स का सिलेबस के अनुसार आपको प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिक्स का 3 वीडियो ऑलरेडी पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें देखिए क्या क्या कवर किए हैं वो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, और आज क्या कवर करने वाला वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका जो बिहार पुलिस का नया सिलेबस आया उसमें फायरमैन में आपका था, तो पहला टॉपिक में था आपका फ्रेंड्स गति बल एवं ऊर्जा। तो आपका गति बल एवं ऊर्जा से मैं टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ। चाल, वेग, त्वरण, ये सबसे जो भी प्रश्न बनता था, न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, ऊर्जा संरक्षण, ये सबसे मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में तरंग से भी मैं करवा चुका हूँ फ्रेंड्स। तरंग भी ध्वनि तरंग का संरचन, संचरण, अनुदैर्ध्य तथा अनुपस्थ तरंगे, आयाम तरंग, धैर्य, आवृत्ति, ये टॉपिक भी मैं क्लियर करा दिया हूँ। ठीक है, दो टॉपिक मैं क्लियर करवाया हूँ फ्रेंड्स, और 3 वीडियो में मैं 2 टॉपिक को मैं क्लियर करवाया हूँ। आज का टॉपिक है आपका उष्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये तीसरा टॉपिक है उष्मा से टोटल 42 महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जो सभी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह सिलेबस के अनुसार मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, और ये सभी का प्ले लिस्ट बना करके यूट्यूब चैनल में जाइएगा प्ले लिस्ट में फ्रेंड्स, तो आपका हिंदी का स्पेशल मिल जाएगा सिलेबस के अनुसार, और साथ साथ में जो भौतिक विज्ञान का मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका भी आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पर प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर के सभी को बारी बारी से रिविजन जो नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो ये सभी है सभी को PDF के लिए कहे थे, तो इसका सब मैं वेबसाइट पर डाल दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हिंदी का जो भी मैं किया हूँ सिलेबस का अनुसार उसका भी वेबसाइट पे डाल दिया हूँ, और ये फिजिक्स का भी सभी को मैं डाल दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेबसाइट पे जाकर के भी जरूर पढ़िएगा। तो यही आपका सिलेबस है फिजिक्स में फ्रेंड्स, इसी तरह से सभी का मैं करवा दूंगा। ये भौतिक विज्ञान का टोटल देखिए, इसमें टोटल 6 टॉपिक दिया है, लास्ट में ब्रह्मांड है, तो 6 टॉपिक को मैं सिलेबस के अनुसार करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का टॉपिक आपका उष्मा है। उष्मा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो सभी देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज 8:30 बजे से लाइव क्लास में आऊँगा फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे रात में आप लोग लाइव क्लास जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। पहला सवाल आप लोग के सामने है कि परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है, इसका गेस करते चलिएगा आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम संभव तापमान को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग गेस करते चलेगा। नोट्स में जो लिखा है ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि परम शून्य ताप, इससे कम कोई ताप संभव नहीं है। परम शून्य ताप से कम कोई भी ताप संभव नहीं है। इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो परम शून्य ताप है इस पे पदार्थ के अणु की जो गति होती है शून्य हो जाती है, और इसका मान कितना होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान है। तो चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है, शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करते हैं। गेस करिए। ऑप्शन ए में द्रव तापमापी, बी में प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी, सी में युग्म में तापमापी, और है फ्रेंड्स आपका स्थिर आयतन गैस तापमापी। सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव तापमापी का प्रयोग किया जाता है। शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए द्रव तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है, डॉक्टरी तापमापी में तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टरी फ्रेंड्स जनरल जो हम लोग घर में यूज करते हैं, तो इसमें देखिए क्या रहता है, पारा रहता है। देखिएगा उसका जो थर्मामीटर होता है उसको नोक पर क्या रहता है, पारा होता है। ऑप्शन नंबर डी 3 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सब बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है प्रश्न फ्रेंड्स, तो ये सब जरूर आप लोग पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 4 को देखें। संपूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो संपूर्ण विकिरण तापमापी है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 आपका है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। देखिए पायरोमीटर से क्या होता है, आपका सूर्य का ताप ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 5 का राइट आंसर होगा। गेस करते चलिए आप लोग। कराए निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पायरोमीटर कहा जाता है किसे, विद्युत तापमापी को, गैस तापमापी को, विकिरण तापमापी को, या द्रव तापमापी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
विकिरण तापमापी को। अभी हमने देखा सूर्य के प्रकाश को, अभी इससे संबंधित था प्रश्न फ्रेंड्स आपका कि पायरोमीटर होता है जो आपका प्रयोग किया जाता है तो सूर्य का ताप ज्ञात करने में। तो सूर्य का ताप क्या करता है, तो उसमें क्या मापता है फ्रेंड्स, तो उसका विकिरण को मापता है ना। तो इसी संबंधित ये प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी को ही आपका पायरोमीटर कहा जाता है। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। गेस करिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, पहले घटेगी पुनः बढ़ेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसको जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, तो आपका बढ़ेगी। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें। 8 नंबर सवाल है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। जो एसी लगा रहता है कमरे में तो क्या नियंत्रण करता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर 9 आपका है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब शुद्ध जल है या पानी है उसमें अगर जो आप नमक मिलाइएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है जो बढ़ जाता है, ठीक है, और जमाव बिंदु है जो क्या होता है, घट जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है फ्रेंड, कि पानी में जब नमक मिलाइएगा तो क्या होगा, उसका क्वथनांक, क्वथनांक मतलब समझ रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाएगा, और उसका जो जमाव बिंदु है जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 9 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ठीक है, तो देखिए जो मिट्टी के घड़े में जल रहता है और ठंडा रहता है उसको वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापक्रम 0 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो 11 नंबर सवाल का राइट आंसर है इसका आयतन कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जल का जो अधिकतम घनत्व होता है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ठीक है, तो 0 से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा तो इसका डेंसिटी बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स, 4 पे अधिकतम होता है और आयतन घटेगा। ठीक है, देखिए नोट्स में यहाँ लिखा हुआ याद रखिए, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल को देखिए। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। तो सौर कुकर जो होता है उसका अंदर का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 को देखिए। 13 नंबर सवाल है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाती है, क्या कहलाता है। तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलनांक होगा। वह तापक्रम क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल जाता है। ठीक है, यानी कि मान लें कि आपका बर्फ है, अब बर्फ पिघल जाता है तो क्या हो सकता है, गलनांक कहेंगे उसका। गलनांक का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सबका अंग्रेजी भी मैं बता देता हूँ अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स, सभी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए उसी से संबंधित है। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। तो उबलना शुरू कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए सबका याद रखिए, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका हिमांक हो गया। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, हिमांक यानी जमना, हिमांक हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। क्वथनांक यानी कि आपका उबलना हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, गलनांक हो गया। तो तीनों को आप लोग जरूर याद रखिए, दोनों प्रश्न उसी संबंधित है। एक बार फिर से देख ले कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर क्या पिघलना करता है। तो पिघलना है तो क्या हो जाएगा, पिघलना का हो जाएगा आपका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और फिर आपका पूछ रहा है कि जब उबलेगा तो क्या कहेंगे उसे, तो हम लोग क्वथनांक कहेंगे यानी बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। उस तापमान को क्या कहेंगे जिसमें वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू करता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल प्रयोग में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स, अभी भी जो पुराने वाले हैं आपका, अभी तो नहीं आता जल का प्रयोग होता है ज़्यादा, लेकिन उसमें आपका जल का प्रयोग किया जाता था। डीजल में आजकल भी आपका जनरेटर में देखिएगा, उसमें भी इंजन में आपको जल का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, इसीलिए आपका जल का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा
ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। ये देखिए टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा कि उष्मागतिकी के कौन सा नियम, ठीक है, यानी किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। तो जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसके द्वारा हम लोग जानते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उष्मागतिकी के किस नियम से हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, तो प्रथम नियम से जानते हैं। सवाल नंबर 17 को देखें। 17 नंबर सवाल है, उष्मा विकिरणों की गति होती है, क्या होती है? ध्वनि के बराबर होती है, प्रकाश के बराबर होती है। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, राशि ने टाइपिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पर, या इनमें से कोई नहीं होता। तो ये दो में आप छाटे फ्रेंड्स, उष्मा विकिरणों की गति होती है, ठीक है, तो किसके बराबर होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के बराबर होता है। 17 नंबर सवाल का याद रखिएगा, उष्मा विकिरण की गति होती है जो प्रकाश के बराबर होती है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पर राष्ट्रीय तिरंगे के बराबर लिखा है, यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग होना चाहिए, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या है, ये याद रखें, प्रकाश के बराबर होता है ना। उष्मा विकिरण की गति होती है तो प्रकाश के बराबर होती है। उष्मा विकिरण की गति होती है किसके बराबर, तो प्रकाश की गति के बराबर होती है उष्मा विकिरण की गति। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। 18 नंबर सवाल आपका है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये सवाल देखिए कहीं हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और घुमा फिरा करके पूछा जाता है, बहुत तरह से पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपको। पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप लोग गेस करिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस या रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका नाभिकीय संलयन होगा। सूर्य पर जो फंक्शन होता है नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। और ये सिद्धांत है जो आपका हाइड्रोजन बम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन बम का जो भी है वो किस पे है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है और सूर्य पे वही फंक्शन होता है। नाभिकीय विखंडन जैसे एटम बम हो गया, परमाणु बम होगा, वो आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। 19 नंबर सवाल को देखें, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? ये भी देखिए छोटा सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाष्पन होता है उसका दर किस पे निर्भर नहीं करती है। तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, गेस करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बाकी द्रव का तापमान पर वाष्पन दर निर्भर करता है। द्रव का तल क्षेत्र होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर तल क्षेत्र पर भी निर्भर करता है और द्रव का वायु दाब पर भी वाष्पन की दर निर्भर करता है, जबकि द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर वाष्पन दर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 20 को देखें कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है? क्या कारण है कि पहाड़ पर जब खाना बनाते हैं तो देर से बनता है, जल्दी नहीं बनता है? तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर जो आपका पृथ्वी अभी ज़मीन पे सतह पे पानी उबलता है तो ऊपर जाइएगा फ्रेंड्स, तो क्या है, तो वायुमंडलीय दाब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी है जो जल्दी खोलने लगेगा, कम टेम्परेचर पर ही खोलने लगता है। यही कारण है कि खाना देर से पकता है। तो 20 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है, तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ठीक है। जब वायुमंडलीय दाब घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों बनता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि दाब है जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि खाना जल्दी बनता है। अब पहाड़ पर घट जाता है तो लेट से बनता है, यही रीजन है। तो 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 21 को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगा? तो जब शक्कर के घोल का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका जो विलेयता होगा फ्रेंड्स वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? कॉमन सेंस की बात है, बताइए कब निकलेगा? जब तापक्रम अधिक हो और हवा सूखी हो, जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो, जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक हो और हवा क्या हो, आर्द्र हो, हवा में नमी हो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 23 को देखिए। 23 नंबर सवाल है, डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात लगभग कितना होता है?
तो जो डीजल इंजन होता है उसमें संपीड़न अनुपात लगभग होता है कितना, 14 होता है, 14 होता है। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 24 को देखिए, जलती हुई मोमबत्ती के लौ, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती के लौ के ऊर्ध्वाधर सीधी होने का कारण क्या है। आप देखिए कैंडल को जलाते हैं, दीपावली में जलाते हैं, जनरली भी यूज़ करते हैं, खासकर दीपावली में ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो जलाइएगा तो उसका लौ देखिएगा कि ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर सीधी हो जाता है। तो क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है आपका, ऑक्सीजन का उत्पन्न होना, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना, या नाइट्रोजन का उत्पन्न होना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना दिखाता है। अच्छा सवाल है, मॉडरेट सवाल है कि जलती हुई मोमबत्ती के लौ के ऊर्ध्वाधर सीधी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना है। ठीक है, और देखिए इससे संबंधित पूछा जाता है कि मोमबत्ती, देखिए मोमबत्ती से दो पूछा जाता है सवाल कि मोमबत्ती का पिघलना, सिर्फ पिघलना रहेगा, मोमबत्ती का पिघलना रहेगा तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि मोमबत्ती को पिघलाइएगा फिर वो पुनः मोमबत्ती बन जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना पूछा जाए तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन अगर जो मोमबत्ती का जलना पूछ दिया जाए तो ये रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। क्यों है कि जब मोमबत्ती जलता है तो देखिएगा मोमबत्ती तो जल रहा है फ्रेंड्स, तो जल को जो खत्म हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, और साइड साइड से पिघल पिघल करके यहाँ पर साइड में गिरता है, इसलिए इसको दोनों के अंतर्गत रखा गया है। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। 25 नंबर सवाल देखें, कह रहा है का डीजल इंजन को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। नाम सुने होंगे आप, चलिए गेस करिए इसका राइट आंसर क्या, कार्बोरेटर, रेडिएटर, हाइड्रोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा फटाफट गेस करिए 25 का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए डीजल इंजन को ठंडा रखने के लिए उसमें रेडिएटर लगा रहता है, ना कि कार्बोरेटर। इसमें कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान से याद रखिएगा, रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। ये कार्बोरेटर क्या होता है फिर इसके बारे में देख ले। कार्बोरेटर क्या है, कार्बोरेटर का इस्तेमाल ईंधन के आंतरिक दहन में होता है। ठीक है, ईंधन का आंतरिक दहन में होता है। अब मुख्य रूप से देखा जाए अगर जो, तो कार्बोरेटर का काम क्या होता है, यह हवा और ईंधन को मिक्स करता है। कार्बोरेटर का ही फंक्शन ही होता है, पेट्रोल इंजन में लगा होता है खासकर फ्रेंड्स, ये क्या करता है, हवा और जो पेट्रोल होता है उसको मिक्स कर 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 करके वहाँ भेजता है जलने के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डीजल इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है, और एक कार्बोरेटर का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो कार्बोरेटर का प्रयोग आपका आंतरिक दहन में होता है इंजन के, और यह हवा और ईंधन को मिक्स करता है। 26 नंबर सवाल को देखें कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। चलिए परिभाषा ही लिखा हुआ है फ्रेंड्स 26 नंबर सवाल का, तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखिए, 27 नंबर सवाल है संघनन क्या है। संघनन का नाम आप लोग सुने होंगे। 27 का करेक्ट आंसर फटाफट गेस करें। ऊष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन करना, या वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ठोस का परिवर्तन, क्या होगा। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही जो क्या कहलाता है, संघनन कहता है। जब देखिए बारिश कब होती है, जब संघनन होता है तब होता है। किस तरह से होता है फ्रेंड्स कि देखिए मॉइस्चर जो क्लाइमेट वायु में होता है, आर्द्रता होता है, और वो जो वायु किसी से ऊंचे किसी अवरोध से टकराता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है। जब संघनन की क्रिया होती है तो जो वाष्प होता है वो क्या होता है, द्रव में परिवर्तन होने लगता है और फिर बारिश होने लगता है। यही आपका बारिश होने का रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए कि ऋणात्मक यानी -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट के। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि सेल्सियस -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री है जो आपका -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या होता है, दोनों का तापमान इतना डिग्री पर बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 28 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या -40 डिग्री भरेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहता है। ये देखिए भी परिभाषा है, ये विशिष्ट ऊष्मा उसको कहा जाता है। याद कर लिया डायरेक्ट कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 30 देखिए, सवाल नंबर 30 आपका है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से बदलने के लिए बहुत बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स,
वो फार्मूला आप लोग को मेरे ख्याल से याद होगा, नहीं याद है फ्रेंड्स तो अगर पुनः मैं रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए इसका शॉर्ट फार्मूला ये है फ्रेंड्स, आपका C बटा कितना 5 होता है, यानी सेल्सियस बटा 5 इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट माइनस 32 और बटा कितना 9 होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब देखिए इस पर बैठा दीजिएगा, याद रखिए फार्मूला तो बन जाएगा। अब 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बैठाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, C के जगह पर 60 हुआ, अब बटा कितना हो गया 5 हो गया, अब बराबर कितना हो गया F माइनस 32 और बटा कितना हो गया 9 हो गया। अब काटिए, 5 से काटिए तो 12 25 कितना हो गया 60 हो गया, इधर हो गया, इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा F माइनस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा बरनामा 78 से हो जाएगा। अब कहीं आ जाएगा ना F माइनस 32 और कितना 12 नमा 108 हो जाएगा। अब देखिए F बराबर करिएगा तो इधर जाएगा तो जुट जाएगा कितना माइनस में, इधर तो इधर जाएगा तो क्या होगा जुट जाएगा 32, जोड़िए 8 2 10 के 0 और 3 1 4 140 आ गया ना। F बराबर कितना आने फ़ॉरहॉट बराबर कितना 140 डिग्री फ़ॉरहॉट है। तो ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, C बटा 5 इक्वल टू F माइनस 32 बटा कितना होता है 9 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा वक्त लगता है फ्रेंड्स, लेकिन अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जल्दी जल्दी पढ़ने से क्या फ़ायदा जब समझ में नहीं आएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब भी आपका अगर फ़ारेनहाइट से पूछेगा तो आप सेल्सियस में निकाल सकते हैं, और सेल्सियस से पूछेगा तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। अभी इसी जो आप फार्मूला है 140 डिग्री है, अगर उलट करके पूछ दिया जाए कि 140 डिग्री सेल्सियस है तो इसको 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा तो वही करिएगा। C बटा 5 यहाँ पर है और आपका अगर जो दिया हुआ कितना 140 है ना, तो 140 फ़ारेनहाइट में तो यहाँ पर 100 कितना लिख देगा 140 लिख देगा, अब माइनस कितना कर देगा 32 कर देगा, अब बटा 9 कर देगा। अब इसका हल करिएगा तो आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। C बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 31 है फ्रेंड्स कि कैलोरीमीटर सामान्यतः बनाता है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, किससे बनता है तो तांबे से बनता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, पानी का वाष्पोत्सर्जन है क्या है, तो 32 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उष्माशोषी परिवर्तन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कैसी है परिवर्तन, तो उष्माशोषी परिवर्तन का उदाहरण है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 33 को देखें कि थर्मोकपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल नंबर 33 का करेक्ट आंसर सीबैक प्रभाव पे काम करता है। ये थर्मोकपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सीबैक प्रभाव पे काम करता है, इसको जरूर याद रखें। चलो सवाल नंबर 34 को देखें, एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो, ठीक है, कैसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे आवश्यक है जो जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। सवाल नंबर 35 को देखें, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है, तो देखिए जब चक्रवात होता है फ्रेंड्स तो क्या होता है इसमें आपका, इसका जो होता है कि चारों ओर क्या होता है, चारों ओर उच्च दाब से घिरा होता है। ठीक है, चारों ओर उच्च दाब से घिरा होता है और केंद्र में निम्न दाब होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 36 को देखें कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ्य मापों के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। 36 का राइट आंसर घटते हैं, जब ताप में वृद्धि होता है तो प्रत्यास्थ मापों घटते हैं। सवाल नंबर 37 को देखें कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। सिंपल है फ्रेंड्स, जब दाब बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 38 को देखें कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन है किसका है, कौन सा नियम का, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है, तो 38 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा चार्ल्स के नियम का ये है कथन। ठीक है, चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। 39 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि एक कृष्णिका जिसे क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी का उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, तो ये आपका जो सभी तरंग दैर्घ्य का करता है। ठीक है, 39 का सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर ए, एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी का उत्सर्जित करता है, क्या करता है, तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण का उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए 39 का करेक्ट आंसर है। 40 नंबर सवाल को देखिए, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, टॉप मोस्ट BBI सवाल है। तो जो ठोस वस्तु है उसका शुद्धता निर्धारण के लिए क्या होता है, गलनांक बिंदु से किया जाता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से किसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LPG। ठीक है, LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि निम्न में से किसे सबसे अच्छे ईंधन माना जाता है। सबसे अच्छा ईंधन किसे माना जाता है? गेस करें। पेट्रोल को, हाइड्रोजन गैस को, केरोसिन को या बायोगैस को? सबसे अच्छा आपका हाइड्रोजन गैस को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। तो 42 प्रश्न था फ्रेंड्स, और सभी तो ये था जो क्या सिलेबस के अनुसार था। ठीक है, ये सभी था जो क्या सिलेबस के अनुसार था। इसमें देखिए आपका भौतिक विज्ञान का 2-4 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में हमको ये पहला टॉपिक देख लिए, दूसरा टॉपिक देख लिया, तीसरा टॉपिक देख लिए, यानी 4 वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा भी इस टॉपिक से आपका बुक से और कहीं से मटेरियल मिलता है तो उसको भी पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो बता दिया सिर्फ वही पढ़ना है, और एक्स्ट्रा भी पढ़ना है फ्रेंड्स। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैं बता दिया फ्रेंड्स, बाकी और आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। तो अगला टॉपिक जो रहेगा फ्रेंड्स आपका प्रकाश से रहेगा, उसके बाद में आपका विद्युत और चुंबकत्व से रहेगा, और लास्ट में आपका ये ब्रह्मांड से रहेगा। यानी 3 वीडियो में आपका और टोटल सिलेबस एक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं रसायन विज्ञान का करा दूंगा और जीव विज्ञान का भी करा दूंगा फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका जो सामान्य अध्ययन है, ज्योग्राफी, भूगोल, उस सब का भी मैं करवा दूंगा। और 8 साढ़े 8 भी आप लोग फ्रेंड्स लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, या तो गूगल में जाइए gkmastermind.com, उस पर आपको प्रत्येक दिन पढ़ाई करना है फ्रेंड्स। तो GK मास्टरमाइंड आप लिखिएगा गूगल में जा करके, उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लाइव क्लास का है, वहाँ पर जा करके आप लोग वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।